नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव के काव्य खंड के महाकवि पद्माकर द्वारा रचित तीनों कविताओं पर आधारित MCQs यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में इन तीनों कविताओं की सप्रसंग व्याख्या और भावार्थ आपको समझाया था। आशा है वो वीडियो आप सबने देखा होगा। आज हम इन्हीं पर आधारित MCQs या बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपकी अंतरा किताब में काव्य खंड के अंतर्गत महाकवि पद्माकर द्वारा रचित 3 कवित्त दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले कवित्त में कवि ने वसंत ऋतु का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है, दूसरे कवित्त में कवि ने होली का वर्णन किया है और तीसरे कवित्त में महाकवि पद्माकर ने सावन ऋतु का मनोहारी दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, इन पर आधारित जो MCQs हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला प्रश्न है, महाकवि पद्माकर किस काल के प्रसिद्ध कवि थे, उनका संबंध किस काल से था? तो आपके ऑप्शन हैं रीतिकाल, नंबर 2 भक्तिकाल, नंबर 3 आदिकाल, नंबर 4 आधुनिक कविता। तो इसका सही उत्तर है कि महाकवि पद्माकर रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका संबंध रीतिकाल से था। प्रकृति वर्णन, श्रृंगार वर्णन, ये सब उनकी कविताओं के प्रमुख विषय थे। दूसरा प्रश्न है, महाकवि पद्माकर ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? आपके ऑप्शंस हैं अवधी भाषा का, नंबर 2 मैथिली भाषा का, नंबर 3 खड़ी बोली, नंबर 4 ब्रज भाषा का। तो बच्चों, उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तीसरा प्रश्न है, महाकवि पद्माकर का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 मानवीयकरण, नंबर 2 उत्प्रेक्षा, नंबर 3 रूपक और नंबर 4 अनुप्रास। तो बेटा, उनका सबसे प्रिय अलंकार अनुप्रास अलंकार था। आपने जो कवित्त पढ़े हैं, आपने देखा है कि स्थान स्थान पर उन्होंने अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, जो सबसे पहला कवित्त है उसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं वसंत ऋतु का, नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु का, नंबर 3 वर्षा ऋतु का, नंबर 4 शरद ऋतु का। तो सही उत्तर है, उन्होंने वसंत ऋतु का सबसे पहले कवित्त में वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, वसंत के आने पर भौरों की गूंज में क्या परिवर्तन आया? ऑप्शंस हैं वे धीमे धीमे गुंजार करने लगे, नंबर 2 वे जोर जोर से गुंजार करने लगे, नंबर 3 भौरों की गूंज में मिठास आ गई, नंबर 4 भौरों की गूंज कर्णकटु हो गई। तो सही उत्तर है, भौरों की गूंज में मिठास आ गई। किनकी छटा निराली दिखाई दे रही है? नंबर 1 पर्वतों की, नंबर 2 समुद्र तट की, नंबर 3 आम्र मंजरियों की, नंबर 4 नदी तट की। तो वसंत ऋतु आने पर आम की मंजरियों की, आम के बौर की छटा निराली दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है, पक्षियों का कलरव कैसा लग रहा है? आपके ऑप्शंस हैं खुशियां बिखेरने वाला, कानों को कड़वा लगने वाला, पीड़ा देने वाला या आकर्षित करने वाला। तो सही उत्तर है, पक्षियों का कलरव आकर्षित करने वाला लग रहा है। उनकी आवाज़ में मधुरता आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने के अनुसार ऋतुराज उन्होंने कौन सी ऋतु को कहा है? आपके ऑप्शंस हैं सावन ऋतु को, नंबर 2 शीत ऋतु को, नंबर 3 वसंत ऋतु को, नंबर 4 ग्रीष्म ऋतु को। तो सही उत्तर है, पद्माकर ने वसंत को ऋतुराज कहकर संबोधित किया है। कवि के अनुसार गलियां कैसी हो गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं सुनसान हो गई हैं, दूसरा गंदी हो गई हैं, तीसरा हलचल वाली हो गई हैं, चौथा भीड़ भाड़ वाली हो गई हैं। तो कवि के अनुसार गलियां जो हैं उनमें हलचल शुरू हो गई है। अगला प्रश्न है, ऋतुराज का छलिया छबीले पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन हैं उनकी चमक दमक बढ़ गई है, दूसरा वे घरों में बंद हो गए हैं, तीसरा वे शैतानी करने लगे हैं, चौथा वे सभी को तंग करने लगे हैं। तो सही उत्तर है,
उनकी चमक दमक बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, भीर भौर और छलिया छबीले छैल छवि में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शंस हैं, रूपक अलंकार है, नंबर 2 उपमा अलंकार है, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार है, नंबर 4 अनुप्रास अलंकार है। तो सही उत्तर है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, विहग का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं, पक्षी, नंबर 2 प्रकृति, नंबर 3 बादल, नंबर 4 कलियां। सही उत्तर है विहग शब्द का पक्षी। पहले पद में और शब्द का क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शंस हैं, और, नंबर 2 अलग ही प्रकार का, नंबर 3 और, नंबर 4 आंवला। तो इसका सही उत्तर है अलग ही प्रकार का। अगला ऑप्शन है, पहले कवित्त में किसका सुंदर वर्णन है? आपके ऑप्शंस हैं, राजा का, नंबर 2 मानव का, नंबर 3 प्रकृति का, नंबर 4 स्वयं का। तो सही यहाँ पर उत्तर है प्रकृति का सुंदर वर्णन उन्होंने सबसे पहले वाले पद में किया है। अब आगे दूसरे पद पर आधारित प्रश्न है, दूसरे कवित्त में किसका वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, दिवाली की छटा का, ग्रीष्म ऋतु का, नंबर 3 होली के रंग एवं उमंग का, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है दूसरे कवित्त में होली के रंग और उमंग का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, होली पर गोकुल के ग्वालों की दशा कैसी हो गई है? आपके ऑप्शंस हैं, किसी को कुछ भी कह रही हैं, दूसरा सभी को रंग लगा रही हैं, तीसरा किसी का गुण अवगुण नहीं गिन रहे, चौथा उपरोक्त सभी बातें सही हैं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी बातें सही हैं, क्योंकि वह किसी को कुछ भी कह भी रही हैं, सभी को रंग भी लगा रही हैं और किसी के गुण अवगुण भी नहीं गिन रही हैं। श्याम रंग में रंग जाने का क्या अभिप्राय है? आपके ऑप्शंस हैं, श्याम से प्रेम करना, नंबर 2 श्याम संग होली खेलना, नंबर 3 श्याम संग रहना, चौथा श्याम के वस्त्र पहनना। तो इसका सही उत्तर है श्याम से प्रेम करना। अगला प्रश्न है, गोपिका अपने रंग के भीगे कपड़े क्यों निचोड़ना नहीं चाहती? यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, नंबर 1 उसके पास समय नहीं है, नंबर 2 वे पक्के रंग नहीं हैं, नंबर 3 उसके कपड़े कृष्ण रंग में रंगे हैं, नंबर 4 वह थक गई है। तो इसका उत्तर नंबर 3 है कि उसके कपड़े कृष्ण रंग में रंगे हैं, इसलिए वह अपने कपड़ों को निचोड़ना नहीं चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचोड़ने से किस चीज़ की आशंका है? प्रश्न इसका उत्तर, एक ऑप्शन है, कहीं श्याम रंग मन से ना निकल जाए, नंबर 2 कहीं सबको पता ना चल जाए, नंबर 3 कहीं श्याम नाराज ना हो जाए, नंबर 4 कहीं होली का आनंद फीका ना पड़ जाए। तो सही उत्तर है कहीं श्याम का रंग मन से ना निकल जाए, इसलिए वह अपने कपड़ों को निचोड़ना नहीं चाहती। अगला प्रश्न है, इस कवित्त में किसकी व्यंजना हुई है? ऑप्शंस हैं, नंबर 1 वसंत ऋतु की, नंबर 2 प्रेम रंग की, नंबर 3 भोरों के गुंजन की, नंबर 4 वास्तविक आनंद की। तो इस कवित्त में प्रेम के रंग की व्यंजना हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम रंग में चुराई चित्त चोरी चोरी, यहाँ श्याम रंग में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है या श्लेष अलंकार है। तो बेटा इसका सही उत्तर है कि यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ किस रंग में डूब गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं, लाल रंग में, नंबर 2 हरे रंग में, नंबर 3 श्याम रंग में, नंबर 4 नीले रंग में। तो सही उत्तर है गोपियाँ श्याम रंग में डूब गई हैं। गोकुल की गलियों में गोपियाँ किसके साथ होली खेल रही हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ग्वालों के साथ, नंबर 2 कृष्ण के साथ, नंबर 3 बलराम के साथ, नंबर 4 गोकुल के निवासियों के साथ। तो सही उत्तर है यहाँ पर कृष्ण के साथ वे होली खेल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गली के गोप गाउन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, उपमा अलंकार, नंबर 2 मानवीयकरण अलंकार,
नंबर 3 रूपक अलंकार, नंबर 4 अनुप्रास अलंकार। तो इसका सही उत्तर है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ग वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। जो आखिरी कवित्त है वो सामन ऋतु पर आधारित है और उस पर आधारित प्रश्न इस तरह से हैं। भौरों के गुंजन में परिवर्तन का क्या कारण है? आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 वर्षा ऋतु, नंबर 2 झूले, नंबर 3 वसंत ऋतु, नंबर 4 मोरों का नृत्य। तो इसका सही उत्तर है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आने के कारण भौरों के स्वर में परिवर्तन हो गया है। दूसरा प्रश्न है मलारन राग कब गाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं शीत ऋतु में गाया जाता है, वसंत ऋतु में गाया जाता है, नंबर 3 ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है, नंबर 4 वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है मल्हार राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावन मास में क्या करना अच्छा लगता है? आपके ऑप्शंस हैं पानी में तैरना अच्छा लगता है, गीत गुनगुनाना अच्छा लगता है, झूला झूलना अच्छा लगता है, या बादलों के साथ उड़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ सही उत्तर है कि सावन मास में झूला झूलना अच्छा लगता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आकाश में बादलों को देखकर मोर क्या करते हैं? यहाँ ऑप्शन मिल रही हैं नंबर 1 नृत्य करते हैं, नंबर 2 उड़कर दूर चले जाते हैं, नंबर 3 वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं, नंबर 4 छिप जाते हैं। तो सही उत्तर है नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है फूलों पर मंडराते भौरों की गुंजार कैसी लग रही है? इसके उत्तर हैं ऑप्शन 1 जैसे कहीं सितार बज रही हो, दूसरा जैसे प्रेमी प्रेमिका कुंजों में बैठकर मल्हार राग गा रहे हों, नंबर 3 जैसे कोई विरहणी तड़फ रही हो, नंबर 4 जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। तो सही उत्तर है जैसे प्रेमी प्रेमिका कुंजों में बैठकर मल्हार राग गा रही हों। अगला प्रश्न है वसंत ऋतु में निम्न में से क्या नहीं होता? आपके ऑप्शंस हैं वनस्पतियों का फलना फूलना, नंबर 2 कोयल का बोलना, नंबर 3 मल्हार राग का गायन, नंबर 4 भौरों का गूंजना। तो बेटा यहाँ सही उत्तर है मल्हार राग का गायन, क्योंकि मल्हार राग सावन ऋतु में गाया जाता है, बसंत ऋतु में नहीं गाया जाता है। अगला प्रश्न है किसके आने पर प्रकृति साज श्रृंगार करती है? नंबर 1 प्रियतम के आने पर, नंबर 2 वसंत रूपी राजा के आने पर, नंबर 3 अतिथि के आने पर, नंबर 4 वर्षा के आने पर। तो मैंने आपको बताया वसंत ऋतु में फूल खिल जाते हैं, पेड़ पौधों में नए पत्ते आ जाते हैं, सारी प्रकृति हरी भरी और सुंदर हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है कि वसंत रूपी राजा के आने पर प्रकृति साज श्रृंगार करती है। अगला प्रश्न है पद्माकर ने इन कवित्तों में किस रस का अधिक प्रयोग किया है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 वीर रस, नंबर 2 वात्सल्य रस, नंबर 3 करुण रस और नंबर 4 श्रृंगार रस। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कि कवि ने इन सभी में श्रृंगार रस का सबसे अधिक प्रयोग किया है। इस तरह से इन कवित्तों पर जितने MCQs बच्चों बन सकते थे वो मैंने आपको इन वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखकर उसका उत्तर जान सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।